जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम गोट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग और गाय भैंस की जो फार्मिंग है उसके दरमियान मुवाजना करेंगे। जो लोग नए नए फार्मिंग की तरफ आते हैं तो उनको ये काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, मसला होता है ये सिलेक्ट करने में कि डेयरी फार्मिंग आया कि की जाए या फिर गोट फार्मिंग की जाए। तो शुरू से एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे, क्या डिफरेंस है। और इंशाल्लाह जब वीडियो के एंड पे आप पहुंचेंगे तो आप खुद इस काबिल हो चुके होंगे कि आपने डिसीजन क्या करना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक आपको कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए। क्योंकि हर बंदे के रिसोर्सेज और हैं, हर बंदे के पास इन्वेस्टमेंट और है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। और जो बाकी चीज़ें सारी हैं जो सूटेबल हैं, किसके पास डेयरी के लिए सूटेबल है और किसको सूट करता है कि वो गोट फार्मिंग करे। जब बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे तो हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले चलो इन्वेस्टमेंट से पहले डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड, जो डेयरी फार्म है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो दूध सेल करने के लिए आता है और दूसरा गोश्त। अगर एक मार्केट के अंदर जाएं तो हमें 10 से 15 दुकानें एक ही मार्केट के अंदर चिल्लर मिल जाते हैं दूध वाले। उसके बाद जो घरों के करीब दुकानें होती हैं वहाँ भी दूध सेल करने के लिए मौजूद होता है। तो अल्टीमेट बात यह है कि हर जगह पे दूध की डिमांड है, क्योंकि अमीर का बच्चा हो चाहे चाहे गरीब का बच्चा हो, दूध उसने पीना है, चाय उसने पीनी है। ठीक है, तो इस वजह से डिमांड जो है वो दूध की बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गोश्त, बकरी। अच्छा, इसमें जो है डेयरी फार्म में जो है वो दूध बहुत ज़्यादा, और बकरी का पाकिस्तान में उसकी जो दूध की मार्केट है वो ना होने के बराबर है। उसके बाद जो दूध की प्रोडक्ट्स आगे बनती हैं, चीज़ हो गया, बाकी जितनी भी चीज़ों में दूध का इस्तेमाल है, वो बकरी का दूध जो है वो मशहूर नहीं है, मकबूल नहीं है, उसका रेट नहीं है, सेल नहीं होता। इसके बरक्स जो डेयरी फार्म का दूध है वो चाहे चाय के लिए हो, चिल्लर्स पे हो, दुकानों पे हो, जितनी भी दूध की आगे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे का सारा यूज़ होता है, उसकी डिमांड है। अब बात कर लेते हैं गोश्त की। तो गोश्त की जो कीमत है वो मटन की जो कीमत है वो है तकरीबन 2500 से 2600 तक। मुख्तलिफ एरियाज़ में पाकिस्तान के, इंडिया में थोड़ा 50-60 का ऊपर नीचे फ़र्क होगा, लेकिन 2500 से 2600 एवरेज ये चल रहा है। जो डेयरी का बड़े जानवरों का गोश्त है वो उसका रेट है तकरीबन एवरेज 1000 रुपये, 900 से 1000 तक सेल होता है। तो इस वजह से जो डिमांड में अगर हम बात करें तो बकरे के गोश्त की डिमांड कम है, क्योंकि सिर्फ अमीर तबका उसका इस्तेमाल करता है। और जो बीफ है, कट्टा है, तो इसका गोश्त जो है मुनासिब तबके वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं। दूध की डिमांड में भी डेयरी आगे, गोश्त की डिमांड में भी डेयरी आगे, क्योंकि कीमत का फर्क है और एक जगह दूध आ नहीं रहा। तो इस वजह से डेयरी यहाँ पे सबकत देती है दूध और गोश्त की डिमांड और रेट कम होने की वजह से। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। जब हम डेयरी फार्मिंग करने जाएंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, गोट फार्मिंग के लिए कितनी होनी चाहिए। डेयरी फार्म के लिए सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत है वो है पहले शेड। जो फार्म बनाना है, उसकी जो इमारत बनानी है हमने, उसकी कंस्ट्रक्शन पे हमें पैसा लगाना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमने जानवर खरीदने हैं। एक एवरेज जो नॉर्मल जो गाय है, जो भैंस है, जो ज़्यादा दूध देने वाली, बहुत हाई प्रोड्यूसिंग नहीं है, जो एवरेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 3-4 लाख उसका एवरेज रेट है। और जो अच्छी गाय है, जो अच्छी भैंस है, जो 24-25-30 लीटर तक जाती है, 6 से 7 लाख से कम आजकल के दौर में नहीं आती। तो इसके लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर आपने जानवर जब खरीदने हैं। सबसे पहले नंबर पे हो गया फार्म की कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे हो गया हमने जानवर खरीदने हैं, तीसरे नंबर पे फीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें बकरियों की, सब्ज़ चारा भी खाएंगी, सूखा चारा भी खाएंगी, वंडा खिला देंगे वो भी खाएंगी, राशन खिला देंगे वो भी खाएंगी, झाड़ियाँ वगैरह खिलाएंगे वो भी खाएंगी, आम चराई वगैरह जहाँ भी करवाएंगे वो भी करेंगी, और उस पर भी पाली जा सकती हैं।
जो सब्जियां वगैरह घर में उनका वेस्ट बचता है वो भी खाएंगी, फ्रूट्स के छिलके वगैरह भी खाएंगी, दरख्तों के पत्ते भी खाएंगी, उनकी लांगी वगैरह हर चीज़ वो खाएंगी, वो खुराक के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो सस्ता पड़ जाता है खाने के हिसाब से, उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बरक्स जो बड़े जानवर हैं, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, उनका दूध भी मेंटेन करना पड़ता है हमें, वरना इंसान लास्ट में जाएगा। तो उसके लिए खुराक पे इन्वेस्टमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत है। सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, वनडे, मिनरल मिक्सचर्स और साथ साथ राशंस वगैरह, तो सारे उन पे उन्होंने खाना भी ज़्यादा है, तो इस वजह से खुराक पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात कर दूँ कि जो बड़े जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो लोग, उनको सूट करता है कि वो डेयरी फार्मिंग करें। कम से कम अगर आप डेयरी फार्मिंग करने जा रहे हैं तो आजकल के दौर में आपके पास 100 जानवर, 80 से 100 जानवर तो होने ही चाहिए। अगर आप 10, 12, 15 जानवर रखने को डेयरी फार्मिंग कहते हैं तो ये आप यहाँ से मुनाफा बिल्कुल नहीं कमा सकते। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो एट द एंड जाके जो फार्मर है उसे घर का दूध, मक्खन, दही, लस्सी यही चीज़ें बचती हैं। क्योंकि जिस बंदे के पास 10 से 15 जानवर होंगे, एक तो है कि उसने डॉक्टर वगैरह हायर नहीं किया हुआ, ठीक है, उसका मसला उसके साथ क्या चल रहे होंगे, 2-3 जानवर प्रेग्नेंट, 2-3 खाली हैं और हीट पे लेट आते हैं, ठीक हो गया। एक बार बच्चा दिया, उसके साथ कोई मेट्राइटिस का इशू चल पड़ा, वो चल जाएगा आगे। रिपीट ब्रीडिंग के इश्यूज ज़्यादा आते हैं, क्रॉस करवाते हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती, तो उसके साथ जो ऐसे इश्यूज हैं, दूध कमी, 3, 4, 5 किलो पे वो गुजारा कर लेता है कि एक टाइम 3 किलो दे रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह उसके साथ काफ़ी इश्यूज चल रहे होते हैं। डिस्ट्रोकिया का प्रॉब्लम आ गया, अबार्शन का प्रॉब्लम आ गया, कोई बच्चा मर गया, तो इस तरह के प्रॉब्लम उसके साथ पूरे साल चलते रहते हैं। तो होता क्या है कि अगर 10-15 जो जानवर रखने वाला बंदा है, जब उसका कोई एक जानवर भी अगर अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो गई, तो जितना उसका दूध, उसकी जो डेली की रोजगार है वो दूध ही चल रहा है ना, तो उसको अपना जो वो जो खसारा है वो पूरा करने में 5, 6, 7, 8 महीने लग जाएंगे, ठीक है, वो जो एक बच्चा या एक जानवर उसका साल में मरा है। इसके बरक्स जो दूसरा जो बड़े स्केल पे फार्मिंग कर रहा है, 80 जानवर हैं, 100 जानवर हैं, तो उसकी माशाल्लाह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो उसका अगर कोई खुदा न खास्ता एक जानवर मरता भी है तो उसे 7, 8, 10 दिन में उसका वो खसारा पूरा हो जाएगा। तो इस तरह जो डेयरी फार्मिंग है वो बड़े स्केल की फार्मिंग है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। उसकी फार्म की कंस्ट्रक्शन है, उसमें जानवरों की ख़रीदारी है, उसमें जो डेली की फीडिंग है। अब एक जानवर जो मैंने आपको अभी बात की खरीदारी की, 3-4 लाख हमने एवरेज बात की इसकी गाय भैंस की, जो कि बकरी जो है वो अगर हम अच्छी से अच्छी बकरी भी ले लें तो 40-50 हज़ार तक हमें मिल जाएगी। बाकी ब्रीड के नाम पे कई लोग धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट वाली बकरियां मिलती हैं, लेकिन अगर अच्छी और मुनासिब बकरी हमने लेनी हो फार्मिंग के लिए तो 40-50-60 हज़ार में बकरी हमें मिल जाती है। तो इस तरह बात यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे कंक्लूड होती है कि डेयरी फार्मिंग वो बंदा करे जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और गोट फार्मिंग वो बंदा करे जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है। वो 10-12 गायों भैंसों वाला बिजनेस ना करे खुदा के लिए, वो बकरियां पाल ले। इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना गुड़ उतना मीठा। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले के को मुनाफा होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो छोटी इन्वेस्टमेंट में फिर आप डेयरी फार्मिंग की तरफ ना जाएं, फिर आप गोट फार्मिंग की तरफ आएँ, इसमें आपको मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। डिमांड की हमने बात की, तो डिमांड जो डेयरी की है उसकी ज़्यादा है, क्योंकि दूध भी उसमें सेल होना है और जानवर का गोश्त भी सेल होना है। तो इस लिहाज से मटन की कीमत भी ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड कम है। डेयरी में बात होगी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो डेयरी फार्मिंग, इन्वेस्टमेंट कम तो गोट फार्मिंग। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड की, यानी कि एक जो गाय है या बकरी है उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है। तो गाय और भैंस का, गाय का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 महीने और 9 दिन, और भैंस का 10 महीने और 10 दिन, और बकरी का 5 महीने और 5 दिन का ऑन एंड एवरेज जो है वो गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी का दौरानिया है। तो 9 महीने के बाद आपके पास साल में कम से कम आपके पास एक बच्चा आना है गाय और भैंस में, और जबकि बकरी जो है वो आपको 5 महीने 5 दिन में, और एवरेज लगा लेंगे हर 7 माह बाद 2 या 3 बच्चे देगी।
तो अगर जो गाय का या भैंस का बच्चा पैदा हुआ है, अगर आपने मिस मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अच्छी ना की, मैं ये छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ उनके लिए, जो बंदे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी है और डेयरी फार्मिंग करें या गोट फार्मिंग, तो यहाँ पे अगर उनका जानवर जो है वो किसी वजह से बीमार हो जाता है, मर जाता है, डिस्ट्रोफिया का शिकार हो जाता है, अबॉर्शन का शिकार हो जाता है, तो उनको दोबारा 9 महीने का, 10 महीने का वेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए। इसके बरक्स जो गोट फार्मिंग है, वहाँ पे अगर आपका एक जानवर मर भी जाता है तो उसका खमियाजा जो है वो आपको ज़्यादा नहीं भुगतना पड़ेगा। इस तरह के अगर आपके पास 10 बकरियाँ हैं, तो अगर वो आपने इस स्टेज पे ली हैं कि वो मैच्योर हैं, प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो कम से कम वो आपको 7-8 महीने के अंदर आपको अपनी पहली प्रोडक्शन जो है वो दे देंगी। आपके पास 10 बकरियां और पहली प्रोडक्शन आपके पास आई है, हर जो बकरी है हमने एवरेज लगा लिया कि 2 बच्चे दिए उसने, तो आपके पास 20 बच्चे आ गए हैं। उनमें से हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी बीमारी का, कोई अबॉर्शन का शिकार होता है, कोई डिस्ट्रोफिया का शिकार होता है, या कोई सर्दी लगने की वजह से मर जाता है, तो 10-20 बच्चों में से 2-3 या 4 बच्चे भी हम मोर्टेलिटी में निकाल दें, तो फिर भी हमारे पास जो है वो 15-16-17 बच्चे बच जाएंगे। तो इस तरह इसमें जो है वो 1-2 या 3 जानवर के मरने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम बाकी उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनकी खुराक है, उसका बाकी सही तरीके से अगर हम उनका ख्याल करें, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि इसके हम देखें मुतवाज़न में जो डेयरी फार्मिंग है और वो भी छोटे स्केल पे, वहाँ पे अगर एक जानवर की डेथ हो गई तो वो आप तकरीबन, अगर आपका दूध भी, प्रोडक्शन भी कम है, तो आपको उसका खमियाजा जो है वो पूरा करने में आपको साल दोबारा लग जाएगा। तो वहाँ पे आपको छोटे स्केल की डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे। मैंने आपको बताया कि आप किसी बंदे से भी जाके आप पूछ लें, 10-15 बंदा से भी जाके पूछेंगे, आप पूछेंगे कि आपको इसमें से बच क्या रहा है, तो एट दी एंड आपको वही दूध, चाय, मक्खन, लस्सी आपके घर वो चलाएगी, घर का दूध, बाकी आपको बहुत ज़्यादा खातिर खा मुनाफा नहीं होगा। जबकि यही जब आप इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट गोट फार्मिंग में करेंगे, तो यहाँ आपको ज़्यादा मुनाफा होने का चांसेस हैं। बाकी मेहनत पे डिपेंड करता है और अल्लाह के करम पे डिपेंड करता है। तो जो किड्स की हैं वो बकरियों के ज़्यादा हैं, इसके बरक्स 1 साल बाद बच्चा जो है वो डेयरी फार्म में आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मोर्टेलिटी की, कि मोर्टेलिटी किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। तो मोर्टेलिटी जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि बकरियों को पालना, उनके बच्चों को पालना खासा मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है। इसमें सीजनल ब्रीडिंग एक टर्म यूज़ की जाती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बकरियों में मोर्टेलिटी आप कम कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप ब्रीडिंग करवाने जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि इसके 5 महीने और 5 दिन बाद मौसम कैसा आ रहा है। अगर आप हिसाब लगाते हैं और आपको हिसाब में पता चलता है कि ठंड का मौसम आ रहा है, नवंबर, दिसंबर या जनवरी का मौसम आ रहा है, तब आप वो हीट मिस करवा दें, उसमें आप ब्रीडिंग ना करवाएं, आगे चलें अगले महीने में, फिर हिसाब लगाएं कि मौसम कौन सा आ रहा है। अगर आपने एक बार ब्रीडिंग का प्रोटोकॉल सेट करना है, आपने एक बार जो हीट्स हैं वो आपको मिस करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि फिर क्या करें। सिंपल यही हल है कि आप वो हीट मिस करवा दें, आगे चलें। जब आपको लगे कि अगला जो 5 महीने के बाद आने वाला मौसम है वो फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो उसमें आप बच्चों की जो निगहदाश्त है, उनकी देखभाल है, वो आसानी से कर लेंगे, तब आप ब्रीडिंग करवाएं। तो इसमें जो हम ब्रीडिंग का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो यही है कि सितंबर, अक्टूबर यहाँ जो है वो आपकी ब्रीडिंग हो जानी चाहिए। इसमें यह होगा कि अगर आप सितंबर के आखिर में भी ब्रीडिंग करवाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के स्टार्ट में बच्चे पैदा होंगे। तो ये है ब्रीडिंग का, सीजनल ब्रीडिंग का कंसेप्ट, कि आप सितंबर और अक्टूबर में कहीं ब्रीडिंग करवाएं, इनके मिड में, दरमियान में जाके, तो बच्चे जो आएंगे वो इंतहाई ठंडे ठार नॉर्मल मौसम, ना सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मार्च के स्टार्ट में ब्रीडिंग करवाते हैं, जो जानवर आपके बच गए हैं वो आप मार्च में ले जाएं, तो वहाँ आप उनकी ब्रीडिंग करवाएं। मार्च में अगर आप करवाते हैं तो फरवरी के लास्ट पे और मार्च के स्टार्ट में करवा लें, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में जाके फिर आपके पास बच्चे आएंगे। तो इस तरह आप सीजनल ब्रीडिंग का जो पैटर्न है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप बकरियों में मोर्टेलिटी जो है, जो डेथ रेट है, डेथ की रेशो है,
जो शरह अमवात है उसको आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो सारी हमने पीछे से तमहीद बांधी है, तो ये चीज़ें हर बंदे के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, जो सूटेबल चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। पहली हमने बात की थी डिमांड की, तो डिमांड इसमें कोई शक नहीं कि डेयरी की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि दूध जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और जो डेयरी का जो बड़े जानवरों हैं उनका जो गोश्त है उसका रेट कम है, इस वजह से उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। तो डिमांड तो इसकी ज़्यादा है ही है। दूसरे नंबर पे हमने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जो लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो बंदा डेयरी फार्म में आए और उस पर काम करे, मेहनत करे, इंशाल्लाह कामयाब होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो आप डेयरी फार्मिंग की तरफ ना आएँ, फिर आपको सूट करती है गोट फार्मिंग। इस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उसके बाद हमने बच्चों की बात की, तो बच्चा जो इसमें है छोटे स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें एक बच्चा आना है, साल के बाद उसमें भी कोई इशू आ गया, कोई एक बच्चे या एक जानवर की भी डेथ होगी, तो आप काफ़ी सारा जो दुरानी है आपका, उसका ही खमियाजा, जो उसका खसारा है वो पूरा करने में आपको लग जाएगा। इसके बरक्स जो गोट फार्मिंग में है उसमें 2-3-4 की डेथ भी हो गई तो भी आपका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पीछे से जानवर जो बकरियां आपकी हैं वो बच्चे देंगी, आपका जो सिस्टम है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि उनका गेस्टेशन पीरियड जो उनका प्रेगनेंसी का दुरानिया है वो छोटा है, तो कवर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बिजनेस की सिलेक्शन करते हुए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। किसी भाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या आप हमारी राय से आप इख्तलाफ करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने दलाइल के साथ हमें भी आगाह कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बात जो है वो ज़्यादा वजन रखती हो। बहुत शुक्रिया।